हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर किया था कंसेप्ट ब्रिटिश रूल लागू होने से पहले क्या सिचुएशन थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की और एग्रीकल्चर सेक्टर की, ब्रिटिश रूल के दौरान क्या सिचुएशन थी और क्या फीचर्स हैं, ये हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किए हैं ऑलरेडी। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास ही नहीं देखी, देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं आज का कंसेप्ट है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर कि इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन इकोनॉमी थी वो सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड थी, जिस कारण से इसे एग्रियन इकोनॉमी कहा जाता था। 72% पॉपुलेशन ऐसी थी जो एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड थी अपनी आजीविका को कमाने के लिए, जिस कारण से एग्रीकल्चर सेक्टर जब बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंस है जो इकोनॉमी के अंदर रखता था। लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर था धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डीप स्टैग्नेशन में चला गया और क्रॉनिक बैकवर्डनेस आ गई, यानी कि धीरे धीरे क्या होती गई हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डाउन जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे कुछ इसके प्रिंसिपल फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर के इंडिपेंडेंस से पहले। फर्स्ट आते हैं लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन क्या होता है कि जो टोटल ओवरऑल आउटपुट होता है उसे हम प्रोडक्शन बोलते हैं, जबकि प्रोडक्टिविटी क्या होती है कि पर हेक्टेयर ऑफ लैंड के पीछे कितना आउटपुट मिल रहा है वो प्रोडक्टिविटी कहलाता है। तो जो प्रोडक्शन था और जो प्रोडक्टिविटी थी दोनों ही लो चली गई इंडिपेंडेंस से पहले, क्योंकि जो संसाधन थे एग्रीकल्चर करने के लिए किसानों के पास वो संसाधन नहीं थे। संसाधनों की कमी होने की वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ावा नहीं मिल पाया, जिससे एग्रीकल्चर सेक्टर जो डाउन जाना शुरू हो गया। टेबल 1 में यहाँ पे दिखाया गया है, ये प्रोडक्शन बताती है और प्रोडक्टिविटी लेवल बताती है 1947 में क्या प्रोडक्शन रहा और क्या प्रोडक्टिविटी लेवल रहा वीट और राइस का एज कंपेयर टू 21 और 22। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्टिविटी दे रखी है, दूसरी तरफ प्रोडक्शन दे रखा है। प्रोडक्टिविटी पर केजी है पर हेक्टेयर के पीछे, प्रोडक्शन लाखों में है कि कितने लाख टन हुआ है। यहाँ पे तो 1947 का बताया गया, यहाँ पे 21 और 22 का, ऐसे प्रोडक्शन 1947 का और 21-22 का। वीट जो 1947 में 660 केजी पर हेक्टेयर हुआ था, जबकि 21-22 में 3507 हुआ। वहीं राइस जो था 1947 में 665 केजी पर हेक्टेयर हुआ, जबकि 21-22 में 2809 केजी पर हेक्टेयर हुआ। यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या होती है पर हेक्टेयर के पीछे देखी जाती है कितना आउटपुट मिल रहा है। प्रोडक्शन में हम ओवरऑल टोटल आउटपुट को कंसीडर करते हैं। 1947 में जो टोटल आउटपुट मिला था वीट का वो 64 था, जबकि 21-22 में 1068 हो गया। राइस का 1947 में 220 लाख टन था, जबकि 21-22 में 1303 लाख टन हुआ प्रोडक्शन। तो यहां से जो हमारे पास ये टेबल ये क्या डिनोट करती है कि जो प्रोडक्टिविटी वीट की वो अप्रोक्सीमेट 5.3 टाइम्स कम है 1947 में किसके कंपेरेटिवली 21 और 22 के कंपेरेटिवली। वहीं जो राइस की प्रोडक्टिविटी है वो 4.2 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू 21-22। वहीं जो प्रोडक्शन है वो 16.7 टाइम्स कम है 1947 में एज कंपेयर टू 21-22। और जो राइस है राइस का प्रोडक्शन 5.9 टाइम्स कम है एज कंपेयर टू 21-22। तो दोनों ही जो प्रोडक्शन था जो प्रोडक्टिविटी थी वो 1947 के अंदर वीट और राइस दोनों की ही कम रही है। नेक्स्ट आते हैं एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम कि जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था वो एक्सप्लोटेटिव बना दिया। एक्सप्लोटेटिव का मतलब क्या था कि शोषण करने वाला बना दिया। कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इंडिया के अंदर उसने इंट्रोड्यूस किया था एक यूनिक सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट। इस सिस्टम के अंदर एक ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया जाता था गवर्नमेंट जो ऑनर था सोइल का और जो टिलर था सोइल का, इन तीनों के बीच में। तो इस तरीके से एक ट्रायंगल बन गया गवर्नमेंट जो ऑनर है सोइल का और जो टिलर है सोइल का। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑनर ऑफ सोइल कौन होता है, टिलर ऑफ सोइल कौन होता है।
ऑनर यानी कि जो मालिक है जमीन का, जिसके नाम पे जमीन है, उसे ऑनर बोला जाता है। टिलर ऑफ द सॉइल वो होता है जो किसानी का काम कर रहा है, उस जमीन के ऊपर जो किसानी का काम कर रहा है उसे टिलर ऑफ द सॉइल बोलते हैं। इस सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम ऑफ लैंड सेटलमेंट कहते हैं। ये पार्टिकुलर लागू किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी कंप्राइजिंग पार्ट ऑफ इंडियाज प्रेजेंट डे ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। जो इसके फीचर्स क्या हैं, सबसे पहला आता है कि जो जमींदार थे वो परमानेंट ओनर थे सॉइल के, यानी कि जो उनका मालिकाना हक था जमीन के ऊपर जमींदारों का। नेक्स्ट आता है कि जो जमींदार थे वो फिक्स्ड सम था, जो फिक्स्ड अमाउंट था गवर्नमेंट को देते थे एज ए लैंड रिवेन्यू के रूप में। थर्ड आते हैं कि जो जमींदार थे फ्री फ्रॉम एक्सट्रैक्ट, का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जमींदारों को छूट होती थी कि वो जितना चाहे वो टिलर ऑफ द सॉइल्स, यानी कि जो खेती बाड़ी कर रहा है उस जमीन के ऊपर, उससे वो पैसा वसूल कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो जमींदार थे उनको ये स्वतंत्रता दे दी जाती थी कि जो खेत जोतने वाले किसान हैं उन किसानों से वो अपनी इच्छा के अनुसार अधिक से अधिक वसूली कर सकते हैं। यहाँ पे जो जमींदार थे उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपने रिवेन्यू कलेक्शन को बढ़ाना था। उन्हें किसानों की दुर्दशा से कोई मतलब नहीं था। जमींदार कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते थे जिससे एग्रीकल्चर कंडीशन इंप्रूव हो जाए, क्योंकि जमींदारों को सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे से मतलब था कि हमें ज्यादा से ज्यादा पैसा है जो लैंड रिवेन्यू के थ्रू कमाना है। नेक्स्ट आता है कि जो लागू किया गया था लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ये फार्मर्स और फार्मिंग दोनों के लिए ही खतरनाक सिस्टम था। क्यों था? फर्स्ट रीजन आता है कि इसमें अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था जो टिलर ऑफ द सॉइल होते थे, यानी कि जमींदार होते थे। जमींदार कौन होते थे? जिनकी जमीन के ऊपर ऑनरशिप थी, अधिकार था, मालिकाना हक था। जो जमींदार होते थे वो टिलर ऑफ द सॉइल को, टिलर ऑफ द सॉइल वो पर्सन होते जो किसानी का काम करते थे जमीन के ऊपर। तो जमींदारों ने किसानी के काम करने वाले पर्सन यानी कि किसानों को, टिलर ऑफ द सॉइल को अनलिमिटेड एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर दिया, उनका शोषण करना स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट आता है कि जो रेट थे लैंड रेवेन्यू के वो बार बार बढ़ाने शुरू कर दिए जमींदारों द्वारा, जिससे क्या हुआ कि जो टिलर ऑफ द सॉइल थे यानी कि जो किसानी थे वो बार बार एविक्ट होने शुरू हो गए। जैसे ही जमींदार लैंड रेवेन्यू के रेट को बढ़ाता वैसे ही जो टिलर ऑफ द सॉइल होता था वो छोड़ के चला जाता था। और नेक्स्ट आते हैं कि टिलर थे जो वो रिड्यूस्ड हो गए, यानी कि जो किसान थे उन्होंने किसानी का काम छोड़ दिया और वो लैंडलेस लेबर हो गए, यानी कि उनकी ऐसी सिचुएशन हो गई कि उनको किसानी का काम छोड़ के कहीं और काम करने के लिए जो मजबूर हो गए। यानी कि ये ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे जो लोग पहले जमीन जोतने का काम करते थे, यानी कि जो किसान लोग थे, उनसे जो जमीन थी उनकी वो छीन ली गई, वो अपनी जमीन को जो खो बैठे और अब वो सिर्फ मजदूरी करने वाले बनकर रह गए हैं, यानी कि उनके पास अब खुद की कोई जमीन है जो नहीं रही। फार्मिंग एक प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यानी कि मेन साधन आजीविका का होने के बावजूद भी बैकवर्ड में चली गई और लंबे टाइम तक वो की स्थिति जो एग्रीकल्चर की वो गिरी रही। नेक्स्ट आता है फोर्स कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मतलब क्या है कि पहले किसान खेती बाड़ी करते थे और अपनी सेल्फ कंजप्शन के लिए करते थे, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते थे। लेकिन इस लैंड सेटलमेंट सिस्टम में क्या किया गया कि उनकी जो सेल्फ कंजप्शन कल्टीवेशन थी उसको उन्हें बोला कि आप इसे कमर्शियलाइजेशन कर दो। कमर्शियलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप ऐसी फसलों को उगाओ जिसे आप मार्केट में बेच के पैसा कमा सकते हो। यानी कि किसानों को यहाँ पे मजबूर कर दिया गया था कि आप कमर्शियल क्रॉप्स को उगाओ। कमर्शियल क्रॉप यानी कि जो ब्रिटिश इंडस्ट्री है ना, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए जिस फसल की जरूरत है आप उसी फसल को है जो उगाओ। यहाँ पे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहते हैं। सबसे पहले आते हैं कि जो किसान थे उन्हें इतना मजबूर कर दिया गया था कि वो प्रोड्यूस करें इंडिगो को। इंडिगो क्या होते हैं? इंडिगो प्रोडक्शन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे किसान इंडिगो की फसल उगाते हैं, यानी कि नील की फसल होती है जिसका इस्तेमाल नीले रंग के प्राकृतिक रंग के रूप में किया जाता है। ज्यादातर इसको कपड़ों को रंगने के लिए यूज किया जाता है। इंडिगो प्रोड्यूस करने के लिए इसलिए फोर्स किया गया किसानों को क्योंकि जो इंडिगो की जरूरत किसको थी? जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटेन की,
टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? जो कपड़े का काम करती होती है, क्योंकि इंडिगो का यूज डाइंग करने के लिए, ब्लीचिंग करने के लिए किया जाता है। कपड़ों को डाई करेंगे और उसको ब्लीच करेंगे। जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उन्हें लालच दे दिया गया या फिर उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो एडवांस में पेमेंट ले ले ताकि वो इंडिगो का कल्टीवेशन करें, इंडिगो की फसल का वो लगाएं। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स एक्सपोज द सब्सिस्टेंस ऑफ फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट फॉर देयर ऑन सब्सिस्टेंस। यानी कि कहाँ तो पहले किसान अपने आत्मनिर्भर थे, वो सेल्फ कंजप्शन कल्टीवेशन को करते थे। कहाँ अब उन्हें इस सिस्टम के तहत शिफ्ट कर दिया गया कि आप कमर्शियल क्रॉप्स को जो प्रोड्यूस करो। तो जब किसानों ने कमर्शियल क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, जिससे उन्हें क्या हुआ कि अब मार्केट की अनिश्चितताओं के ऊपर निर्भर रहना पड़ गया, मजबूर हो गए वो। यानी कि जो व्यावसायिक फसलों का उत्पादन करने से जो आत्मनिर्भर किसान थे, वो अपनी ही आजीविका के लिए बाजार की अनिश्चितताओं के अधीन हो गए हैं। नेक्स्ट कि जब किसानों ने सब्सिस्टेंस को स्विच करके कैश क्रॉप को बढ़ाना शुरू कर दिया, यानी कि अब किसानों ने क्या किया कि जो पहले खुद सेल्फ कंजप्शन कल्टीवेशन करते थे, अब उन्होंने उसे छोड़ के कैश क्रॉप के ऊपर फसलें उगाना स्टार्ट कर दिया। तो उससे क्या हो, किसानों को उधारा लेना पड़ गया, जिससे धीरे धीरे करते करते वो परपेचुअल इंडेप्टनेस में पड़ गए। यानी कि जो उनके ऊपर जो कर्जा था वो बहुत बढ़ गया, धीरे धीरे लंबे टाइम तक वो कर्जे में डूब गई। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें इन्वेस्टमेंट की कमी थी। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट और जो जमींदार है, उनका कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो प्रमोट करे इन्वेस्टमेंट को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। कॉलोनियल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि ये औपनिवेशिक सरकार होती है, ये एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें एक देश यानी कि जो उपनिवेशवादी शक्ति होती है वो दूसरे देश या क्षेत्र पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक नियंत्रण रखती है और शासन करती है अपना। इसमें क्या होता है कि जो उपनिवेशित क्षेत्र के संसाधन होते हैं ना, उनको अपने लाभ के लिए, अपने बेनिफिट के लिए यूज करती है। एग्रीकल्चर है वो ज्यादातर किसके ऊपर डिपेंड रहता है? रेनफॉल के ऊपर, यानी कि बारिश के ऊपर, जो क्या होती है अनसर्टेन होती है, जिसकी कोई निश्चितता नहीं है कि बारिश आएगी या फिर नहीं आएगी। जो फ्लड कंट्रोल है, ड्रेनेज है और जो डिसैलिनेशन है सॉइल का, उसको इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के लिए जो यूज किया जाता है उसको निग्लेक्ट कर दिया जाता है। यानी कि ना ही तो फ्लड कंट्रोल के ऊपर ध्यान दिया था, ना ही ड्रेनेज के ऊपर ध्यान दिया था, ना ही डिसैलिनेशन ऑफ द सॉइल के ऊपर ध्यान दिया था। फ्लड कंट्रोल का मतलब कहते हैं कि अगर बाढ़ आते है उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। ड्रेनेज होती है जो नालियां वगैरह होती हैं उसके कंट्रोल के ऊपर भी ध्यान नहीं आता। डिसैलिनेशन का मतलब क्या होता है? डिसैलिनेशन मतलब होता है कि मिट्टी से लवणता हटाना, यानी कि डिसैलिनेशन करना। मिट्टी से लवणता हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मृदा विलवणीकरण कहते हैं। ये क्या करते हैं कि जो मिट्टी के अंदर जमे होते हैं ना अतिरिक्त लवण और खनिज, उनको निकालने की प्रक्रिया होती है ताकि जो मिट्टी जो होती है ना वो कृषि और अन्य उपयोग के लिए उपयुक्त बन सके। जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना होता है और उसे खराब होने से रोकना होता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां पे जो सिंचाई के कारण मिट्टी में लवण है जो वो जमा हो जाते हैं, उस क्षेत्र के अंदर डिसैलिनेशन है जो की जाती है। नेक्स्ट आता है गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, यानी कि एक गहरी खाई पैदा कर दी गई थी जो जमीन का मालिक था उसमें और जो जमीन के ऊपर किसानी का काम करता था पर्सन उसके अंदर। जो एग्रीकल्चर ब्रिटिश राज के दौरान किस लिए फेमस हुआ? क्योंकि उसने एक खाई पैदा कर दी ऑनर ऑफ द सॉइल के बीच में एक तरफ और दूसरी तरफ टिलर ऑफ द सॉइल के बीच में दूसरी तरफ। यानी कि एक तरफ किसको कर दिया? जो ऑनर था जमीन का, और दूसरी तरफ उस पर्सन को कर दिया जिसने जमीन के ऊपर खेती का काम किया, किसानी का काम किया, यानी कि जो टिलर ऑफ द सॉइल था। इन दोनों के बीच में एक गहरी खाई पैदा कर दी ब्रिटिश राज के दौरान कि जो ऑनर था वो आउटपुट को तो शेयर कर लेता था, लेकिन जो उस आउटपुट को प्रोड्यूस करने के पीछे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आती थी ना, उसे वो शेयर नहीं करता था, यानी कि खर्चा नहीं उठाता था, सिर्फ वो आउटपुट ले लेता था। यहाँ पे वो सिर्फ ऑनर था जो वो सिर्फ क्या चाहता था? अपने रेंटल इनकम को मैक्सिमम करना आउटपुट की टर्म में, यानी कि आउटपुट के शेयर को बढ़ाना चाहता था वो, लेकिन उसको कॉस्ट नहीं बांटनी थी, कॉस्ट में कोई शेयर नहीं देना था, सिर्फ आउटपुट से मतलब था कि मुझे आउटपुट दे दो, मैं आपको कॉस्ट नहीं पे करूंगा।
नेक्स्ट आते कि जो टिलर और द सॉइल थे उन्हें सिर्फ इतना दिया जाता था जिससे सिर्फ और सिर्फ उनका गुजारा हो सके। यानी कि जो किसान था, जो खेत को जोतता था, खेत जोतने वाले जो लोग थे, उन्हें सिर्फ इतना ही दिया जाता था जिससे वो जिंदा रह सके। यानी कि जो उनका मिनिमम, जो उनको जीने के लिए चाहिए ना चीजें, सिर्फ वही दी जाती थी, ना कि वो आराम से रह सके, एक समृद्ध जीवन जी सके। जिस कारण से जो टिलर ऑफ द सोइल था उसके पास तो रिसोर्स नहीं थे कि वो इन्वेस्ट कर पाए, और जो ऑनर था लैंड का उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। जिस कारण से क्या हुआ कि स्टैग्नेशन और बैकवर्डनेस की सिचुएशन है जो एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गई। एग्रीकल्चर सेक्टर है जो गिरना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आता है स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। फ्रेगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया गया था जमीन को, जिससे क्या हो गया, फ्रेगमेंटेड होल्डिंग बन गई। जब लैंड होल्डिंग अनइकोनॉमिक हुई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ फिर कि जो आउटपुट था वो कम होना शुरू हो गया और जो कॉस्ट थी प्रोडक्शन की वो हाई होनी शुरू हो गई। नेक्स्ट आता है सबसिस्टेंस आउटलुक। जो फार्मिंग थी ज्यादातर वो सबसिस्टेंस थी, मतलब कि कल्टीवेशन फॉर सेल्फ कंजप्शन था कि किसान अपना जमीन के ऊपर काम कर रहे हैं और अपनी आजीविका ले रहे हैं, अपना वो कमा रहे हैं और खा रहे हैं। यानी कि सबसिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फॉर्म थी फार्मिंग की जहां पे क्रॉप्स थी, जो फसल थी, जो प्रोड्यूस की जाती थी, वो सिर्फ बेसिक नीड के लिए की जाती थी। अपनी जो आधारभूत जरूरतें थी फैमिली की, सिर्फ उसको पूरा करने के लिए की जाती थी और मार्केट में सेल करने के लिए ज्यादा बचता नहीं था। जिससे क्या हुआ कि कमर्शियल आउटलुक है वो कम हो गया, जिससे बैकवर्डनेस थी, वो पॉवर्टी थी जो इकोनॉमी के अंदर बढ़नी शुरू हो गई। नेक्स्ट आता है कि ब्रीफली इंडिपेंडेंस से पहले जो इंडियन एग्रीकल्चर था दोनों बैकवर्ड और स्टैग्नेंट दोनों ही था। बैकवर्डनेस एग्रीकल्चर एक्सप्लेन की गई है इन टर्म्स के अंदर। बैकवर्ड का मतलब क्या कि प्रोडक्शन कम था, प्रोडक्टिविटी कम थी, जैसे कि हमने इसके फर्स्ट पॉइंट में भी कवर किया था। इन्वेस्टमेंट कम की जाती थी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, स्मॉल और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग थी और सबसिस्टेंस आउटलुक था। जो स्टैग्नेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, उनको इस टर्म्स में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम था जो ब्रिटिश राज के अंदर, वो टोटली एक्सप्लोटेटिव था, शोषण करने वाला था। मजबूर कर दिया गया था किसानों को कि वो कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर करें, और जो ऑनर ऑफ द सोइल और जो टिलर ऑफ द सोइल थे, दोनों के बीच में गहरी खाई पैदा कर दी थी ब्रिटिश राज के अंदर। तो इस तरीके से एक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। आई होप आपको क्लियर हो गई है। नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का। आज एग्रीकल्चर सेक्टर कंप्लीट हो चुके हैं, नेक्स्ट क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर कंप्लीट करेंगे। ऐसी रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।